नमस्कार प्यारे साथियों। एमबीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनोहर सोनी। दोस्तों, जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर राजा महाराजाओं, उनके भव्य किलों, युद्धों और संधियों की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी कहानियों से भी बहुत पहले, जब कोई राजा नहीं था, कोई किला नहीं था, यहाँ तक कि लिखने पढ़ने की कला भी नहीं थी, तब इस धरती पर जीवन कैसा था? हमारे वे पूर्वज कौन थे जिन्होंने पहली बार इस भूमि को अपना घर कहा? आज हम अपनी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत वहीं से कर रहे हैं जहां से मध्य प्रदेश में मानवता की कहानी शुरू होती है। हम किसी लिखे हुए ग्रंथ या अभिलेख का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि हम सीधे उन सबूतों को पढ़ेंगे जिन्हें हमारे आदिम पूर्वजों ने समय की शिलाओं पर हमेशा के लिए अंकित कर दिया है। आज हम चलेंगे मध्य प्रदेश के हृदय में स्थित उन पहाड़ियों में जहां की गुफाएं कोई साधारण गुफाएं नहीं, बल्कि पाषाण काल का एक जीता जागता विश्वकोश हैं। जी हां, आज हमारा पड़ाव है भीम बेटका। यह अध्याय आपको बताएगा कि कैसे मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी मानव सभ्यता के सबसे प्राचीनतम पालनों में से एक रही है। हम जानेंगे कि कैसे यहाँ मिले पत्थर के औजार और गुफाओं में बने रंग बिरंगे चित्र उस युग की अनकही कहानियों को आज भी बयान करते हैं। ये केवल एमपीपीएससी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, बल्कि ये हमें हमारी अपनी जड़ों से जोड़ने का एक अद्भुत अवसर है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम समय में लाखों वर्ष पीछे मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक काल की रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। भाग 1, प्रागैतिहासिक काल की दहलीज पर मध्य प्रदेश का भूगर्भिक महत्व। इससे पहले कि हम भीमबेटका के गुफाओं में प्रवेश करें, ये समझना जरूरी है कि आखिर मध्य प्रदेश ही क्यों क्यों ये क्षेत्र आदिम मानव के लिए इतना आकर्षक था, और क्यों इसे मानव सभ्यता का पालना कहे जाने वाले क्षेत्रों में गिना जाता है। इसका उत्तर छिपा है मध्य प्रदेश के भूगोल और भूगर्भिक संरचना में। नर्मदा घाटी, जीवन की धमनी। नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है, भारत की सबसे पुरानी नदियों में से एक है। ये एक रिफ्ट वैली यानी रिफ्ट घाटी में बहती है, जिसका निर्माण लाखों वर्षों की भूगर्भिक हलचलों से हुआ है। इसकी घाटी लाखों वर्षों से इंसानी बसाहट का केंद्र रही है। यहाँ की उपजाऊ मिट्टी, पानी की सहज उपलब्धता और घने जंगलों ने आदिम मानव को भोजन, पानी और सुरक्षा तीनों प्रदान किए। यही कारण है कि भारत में मानव के अस्तित्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य हथनोरा में मिली मानव खोपड़ी इसी नर्मदा घाटी से प्राप्त हुए हैं। ये घाटी एक गलियारे की तरह थी, जो पूर्व और पश्चिम भारत के बीच आवागमन का प्राकृतिक मार्ग भी प्रदान करती थी। विंध्य और सतपुड़ा की शरण। विंध्याचल और सतपुड़ा के विशाल पर्वत श्रृंखलाएं न केवल इस क्षेत्र को प्राकृतिक सुंदरता प्रदान करती हैं, बल्कि इनकी बलुआ पत्थर की चट्टानों ने आदिम मानव को प्राकृतिक आवास प्रदान किए। ये चट्टानें लाखों वर्षों के अपरदन से कटकर हजारों गुफाओं और शैलाश्रयों में बदल गईं, जो उन्हें बारिश, ठंड, गर्मी और जंगली जानवरों से बचाती थीं। भीमबेटका इन्हीं विंध्य पहाड़ियों का एक हिस्सा है। ये गुफाएं सिर्फ छत नहीं थीं, ये उनका घर थीं, उनका कैनवस थीं, और शायद उनका मंदिर भी। संसाधनों की प्रचुरता। ये क्षेत्र पत्थर, विशेषकर क्वार्ट्जाइट, चर्ट और जैस्पर जैसे कठोर पत्थरों से समृद्ध था, जो पाषाण काल में औजार बनाने के लिए सबसे उत्तम कच्चा माल था। आदिम मानव इन्हीं पत्थरों से हैंडैक्स, क्लीवर, स्क्रेपर और बाद में माइक्रोलिथ जैसे सूक्ष्म औजार बनाता था। इसके अलावा जंगलों में कंदमूल, फल और शिकार के लिए बाइसन, नीलगाय, हिरण, सुअर जैसे जानवरों की कोई कमी नहीं थी। संक्षेप में, मध्य प्रदेश ने आदिम मानव को वो सब कुछ दिया जिसकी उसे जरूरत थी। सुरक्षित आवास, गुफाएं, भोजन और पानी, नदी और जंगल, और औजार बनाने के लिए पत्थर। इसी अनुकूल वातावरण ने यहाँ एक लंबी और अनवरत प्रागैतिहासिक संस्कृति को जन्म दिया, जिसके शिखर का नाम है भीमबेटका। भाग 2, भीमबेटका पाषाण काल का विश्वकोश, एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द स्टोन एज। कल्पना कीजिए, आप रायसेन जिले के घने जंगलों के बीच खड़े हैं। आपके चारों ओर विंध्य पर्वत की विशाल बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं, जो समय के थपेड़ों से अजीबोगरीब आकारों में ढल गई हैं, जैसे किसी दैत्य ने मशरूम उगा दिए हों। यहीं इन चट्टानों के बीच छिपे हैं 700 से अधिक शैलाश्रय, जिनमें से लगभग 500 में अद्भुत चित्रकारी की गई है।
यही स्थान है भीमबेटका। शाब्दिक अर्थ और खोज। भीमबेटका का नाम महाभारत के एक पात्र भीम के नाम पर पड़ा माना जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार अपने वनवास के दौरान पांडव यहाँ रुके थे और ये स्थान महाबली भीम का बैठक स्थान था, इसलिए इसका नाम भीम बैठक पड़ा। लेकिन अकादमिक दुनिया के लिए इस खजाने की खोज का श्रेय जाता है महान पुरातत्वविद डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर को। 1957-58 में जब वे ट्रेन से नागपुर जा रहे थे तो उन्हें दूर से ये पहाड़ियां स्पेन और फ्रांस की उन प्रागैतिहासिक गुफाओं जैसी लगीं जिनके बारे में उन्होंने पढ़ा था। अपने जिज्ञासा के कारण वे यहां पहुंचे और उन्होंने इतिहास के इस गुमनाम अध्याय को दुनिया के सामने उजागर कर दिया। उनकी इस खोज ने भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन की दिशा ही बदल दी। ये खोज महज एक संयोग नहीं थी, बल्कि एक विद्वान की पारखी नजर का परिणाम थी। विश्व धरोहर का सम्मान। भीमबेटका की असाधारण सार्वभौमिक महत्ता को समझते हुए यूनेस्को ने वर्ष 2003 में इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया। यूनेस्को के अनुसार ये स्थल पाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक मानव जीवन के विकास की एक असाधारण निरंतरता को दर्शाता है, जो दुनिया में बहुत कम स्थानों पर देखने को मिलती है। भाग 3। शिलाओं पर उकेरी गई कहानियां। भीमबेटका के शैल चित्रों का विस्तृत विश्लेषण। भीमबेटका की असली आत्मा बसती है इसके गुफाओं की दीवारों और छतों पर बने हजारों चित्रों में। ये महज चित्र नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की डायरी हैं, उनका इतिहास है, उनकी कला है और उनकी आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। ये चित्र हमें उस दुनिया में ले जाते हैं जब इंसान और प्रकृति एक होकर रहते थे। इन चित्रों की सबसे खास बात इनकी निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी है। यहाँ हमें पुरापाषाण काल के अंतिम चरण यानी अपर पेलियोलिथिक एज से लेकर मध्य पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और ऐतिहासिक काल तक के चित्र मिलते हैं। एक ही दीवार पर आप कई पीढ़ियों और कई युगों की कला को एक के ऊपर एक यानी सुपर इम्पोजिशन में देख सकते हैं। ये परतों वाली एक किताब की तरह है जिसे पुरातत्वविद बड़ी सावधानी से पढ़ते हैं। चलिए इन चित्रों की दुनिया में गहराई से उतरते हैं। 1. चित्रों के विषय और थीम। शिकार के दृश्य यानी हंटिंग सीन्स। ये भीमबेटका का सबसे आम और सबसे रोमांचक विषय है। इन चित्रों में आप आदिम मानव को समूहों में जंगली जानवरों का शिकार करते हुए देख सकते हैं। जानवर चित्रों में बाइसन यानी जंगली भैंसा, बाघ, गैंडा, जंगली सुअर, हाथी, हिरण, बारहसिंघा और नीलगाई जैसे जानवरों को बड़ी सजीवता से दर्शाया गया है। कलाकारों का अपने परिवेश के जीवों का ज्ञान अद्भुत था। कुछ चित्रों में जानवरों के शरीर के अंदर के अंगों को भी दिखाया गया है, एक्सरे स्टाइल में, जो शायद उनकी शारीरिक संरचना की समझ को दर्शाता है। हथियार शिकारियों के हाथों में भाले, बर्छे, तीर कमान और पत्थर के औजार स्पष्ट देखे जा सकते हैं। समय के साथ हथियारों का विकास भी इन चित्रों में परिलक्षित होता है। शुरुआती चित्रों में केवल भाले हैं तो बाद के चित्रों में धनुष बाण का प्रयोग प्रमुख हो जाता है, जो एक बड़ी तकनीकी छलांग थी। तकनीक ये चित्र दर्शाते हैं कि वे अकेले नहीं बल्कि एक संगठित समूह में रणनीति बनाकर शिकार करते थे। कुछ चित्रों में जानवरों को जाल में फंसाते हुए या गड्ढों की ओर हाँकते हुए भी दिखाया गया है। एक प्रसिद्ध चित्र में कई लोग मिलकर एक विशाल बाइसन का शिकार कर रहे हैं, जो उनके बीच के समन्वय और संचार को दर्शाता है। सामुदायिक जीवन भीमबेटका के चित्र केवल शिकार तक ही सीमित नहीं हैं, वे उनके सामाजिक जीवन की एक खूबसूरत झलक भी देते हैं। नृत्य और संगीत कई चित्रों में लोगों को हाथ में हाथ डालकर एक पंक्ति में नाचते हुए दिखाया गया है। कुछ के हाथों में ढोल जैसे वाद्य यंत्र भी दिखाई देते हैं। इससे पता चलता है कि संगीत और नृत्य उनके जीवन का एक अभिन्न अंग थे, शायद किसी उत्सव, शिकार में सफलता या किसी अनुष्ठान के अवसर पर। यह दर्शाता है कि उनका जीवन केवल अस्तित्व के संघर्ष का नाम नहीं था, बल्कि उसमें आनंद और उत्सव के क्षण भी थे। पारिवारिक दृश्य कुछ दुर्लभ चित्रों में स्त्री, पुरुष और बच्चों को एक साथ चित्रित किया गया है, जो एक परिवार की अवधारणा को दर्शाता है। बच्चों को खेलते हुए, कूदते हुए और जानवरों के पीछे भागते हुए भी दिखाया गया है। एक चित्र में एक महिला अपने बच्चे को गोद में लिए है तो दूसरे में एक पुरुष शायद अपने बच्चे को कुछ सिखा रहा है। ये चित्र हमें उनके भावनात्मक जीवन के करीब ले जाते हैं। शहद इकट्ठा करना एक बहुत प्रसिद्ध चित्र में एक व्यक्ति को ऊंची चट्टान पर सीढ़ी लगाकर चढ़ते हुए और मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते हुए दिखाया गया है, जबकि नीचे लोग बर्तन लेकर खड़े हैं। ये उनके भोजन संग्रह की विधियों और उनके द्वारा बनाए गए सरल उपकरणों पर प्रकाश डालता है। धार्मिक और अनुष्ठानिक प्रतीक कई चित्र ऐसे हैं जिनका अर्थ आज भी रहस्यमयी है।
इनमें ज्यामितीय आकृतियां, सीधी और टेढ़ी रेखाएं और कुछ विचित्र जीव शामिल हैं।